Welcome back everyone. So today in this video we are going to complete एक छोटा सा topic that is cell adaptation. But before we begin, I want you all to look at something. This will actually make your concept of cell adaptation a bit better to understand. What we are having in our life is हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, स्ट्रेस होती है, बहुत चीज़ें हमें झेलनी होती है, बट इंसान क्या करता है, उस ज़िंदगी के पज़ल को धीरे धीरे सॉल्व करते हुए, इस ज़िंदगी के पहलुओं से लड़ते हुए एट द एंड सक्सेस अचीव करता है. एंड दिस इज़ द वेरी कॉन्सेप्ट जो हमारे सेल के साथ होता है. तो चलिए समझते क्या होता है हमारे बॉडी के प्यारे प्यारे सेल के साथ. सो एज्यूम दिस एज आर नॉर्मल सेल ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बिंग एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, लाइक जो उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में इफेक्ट डालते हैं. जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में देखा था, हमारे अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं. सिमिलरली सेल को इज threatened by various factors such as stress, chemical agents, diseases and environmental hazards, yet the cell survives, right? Yet the cell survives and continues the function by the means of adaptation. We all survive by the process of adaptation, and this process by which cells survive is known as cellular adaptation. सिंपली ये समझिए कि सेल अडेप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सेल के अंदर होती है उन एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में सर्वाइव करने के लिए. लाइक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ सेल इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस इज नोन एज सेल अडेप्टेशन. अब ये देखते कि ये सेल अडेप्टेशन होता कितने तरीके से है. तो देयर आर 5 ways बाय विच दिस सेल अडेप्टेशन अकर. फर्स्ट वन इज एट्रॉफी, सेकेंड वन इज हाइपरट्रॉफी, थर्ड वन इज हाइपरप्लेशिया, फोर्थ वन इज डिस्प्लेशिया एंड फिफ्थ वन इज मेटाप्लेशिया. अब हम एक एक करके इन पांचों फैक्टर्स को बड़ी ही आसानी से समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा पहला फैक्टर है अट्रॉफी. अट्रॉफी में एक प्रीफिक्स आया है ए. ए प्रीफिक्स जहाँ भी आता है डैट इम्प्लाइज समथिंग नेगेटिव, राइट. तो यहाँ पे सेल के टर्म्स में नेगेटिविटी क्या हो सकती है? डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल. सो अट्रॉफी मीन्स डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स. Now we will look at what are the factors that cause decrement in the size of the cells. These are the 5 factors that cause decrement in the size of the cells. So the very first factor that we have is poor nourishment. Poor nourishment very easy. अगर सेल को नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो सेल सर्वाइव कैसे करेगा? और तो ऑब्वियसली उसके साइज में डिक्रीजमेंट आएगी, राइट. उसके बाद है हमारा डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई. डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई कैसे? सेल को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं? न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करते हैं. तो अगर वहाँ पे ब्लड वेसल्स ही नहीं होंगे तो नरिशमेंट जाएगा नहीं, और नरिशमेंट जाएगा नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा? डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल. हमारा तीसरा फैक्टर है लैक ऑफ वर्कलोड और एक्सरसाइज. जाहिर सी बात है, अगर सेल सुस्त पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी साइज़ में डिक्रीमेंट आएगा, वो बूढ़ा हो जाएगा, राइट. अगर कोई इंसान काम करता रहता तो उसके शरीर में फुर्ती रहती है. अगर वो सारा टाइम बैठा रहेगा तो उसकी बॉडी डिग्रेड ही करेगी ना. दिस इज़ द वेरी रीज़न कि दिस इज़ द थर्ड फैक्टर ऑफ एट्रॉफी. हमारा चौथा फैक्टर है लॉस ऑफ कंट्रोल बाय द नर्व्स और द हॉर्मोन्स. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट अस लुक एट एक प्यारा सा बट थोड़ा सा कम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी में देर आर वेरियस नर्वस इनर्वेशंस अवेलेबल. लाइक हमारे आई में अलग इनर्वेशन है, राइट. हमारे सलाइवरी ग्लैंड में अलग इनर्वेशन है, हमारे हार्ट में अलग इनर्वेशन है, हमारे लंग्स में अलग इनर्वेशन है. तो ऑल दीज सेल्स आर इनर्वेटेड बाय वेरियस नर्व फाइबर्स, आइदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर वेरियस हार्मोनल इफेक्ट्स एज वेल, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो अगर इफ़ ड्यू टू समहाउ एनी रीज़न इन फैक्टर्स में, इन नर्वस फैक्टर और हार्मोनल फैक्टर में कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो सेल में क्या होगी? एट्रॉफी होगी. द फिफ्थ फैक्टर दैट वी हैव इज इंट्रिंसिक डिजीज ऑफ द टिश्यू और द ऑर्गन. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. What we have here is an RBC getting attacked by some pathogens. Very simple. अगर कोई भी पैथोजेनिक अटैक होगा
तो क्या होगी, सेल की एट्रॉफी होगी। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एट्रॉफी। तो एट्रॉफी हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल, राइट, और एक होती है हमारी पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल सिंपली मीन्स सम डिजीज़ एंड फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ऐसी एट्रॉफी जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग से एसोसिएटेड हो, डैट विल बी फिजियोलॉजिकल। और ऐसी एट्रॉफी जो किसी डिजीज फैक्टर से एसोसिएटेड हो, तो डैट विल बी पैथोलॉजिकल एट्रॉफी। तो अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं इन फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एट्रॉफी के। तो फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी का एग्जाम्पल क्या है हमारे, इज the atrophy of thigh muscle childhood and tonsils in adolescence. So here we have two example. First example is of thymus. So first look at this example. तो thymus एक ग्लैंड होती है जो हमारे ट्रैकिया के पास सिचुएटेड होता है। इस thymus का फंक्शनिंग एक्चुअली, इफ़ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ द thymus फंक्शनिंग, इसका फंक्शनिंग इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एज वी ग्रो ओल्ड। जब बुढ़ापा आता है लोगों का, तब इसका फंक्शन डिक्रीज़ होने लगता है और यही रीज़न है कि बूढ़े लोगों में, ओल्ड एज पीपल में, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, क्योंकि थाइमस इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यूनिटी। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्पेशली ड्यूरिंग ओल्ड एज, बूढ़े लोगों में थाइमस का एट्रॉफी होने की वजह से, उसकी श्रिंकेज होने की वजह से इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो एट्रॉफी, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ एट्रॉफी इज़ एक्चुअली अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली हो रहा है, किसी डिजीज़ की वजह से नहीं हो रहा है। एज इज़ अ नॉर्मल फैक्टर। तो एज के बढ़ने की वजह से जो एट्रॉफी हो रही है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी हियर। द अदर एग्जाम्पल दैट वी हैव इज टॉन्सिल्स इन एडोलेसेंस। एनाटॉमी में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज, आई विल शो यू, दिस इज़ अ वॉल्डेस रिंग। एनाटॉमी में आप ये पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। ये पैलेटाइन टॉन्सिल भी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों में ये काफ़ी डेवलप्ड होता है, बट एज वे रिच एडोलेसेंस दिस गेट्स रिड्यूस्ड इन साइज, दैट इज़ की एट्रॉफी होती है। एंड द फैक्टर इन्वॉल्व इन एट्रॉफी हियर इज अगेन एज, एंड दैट्स वाई दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी। तो इसी के साथ हमारा पहला सेल एडेप्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ एट्रॉफी। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहले फैक्टर था हमारा एट्रॉफी। एट्रॉफी बेसिकली मीन्स डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, एंड द 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज पोअर नरिशमेंट, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई। 2 factors are related. The third factor is lack of workload. Fourth factor is lack of control by the nerves or the hormones, and the fifth factor is intrinsic disease. Next we read the type of atrophy. First one was physiological atrophy and the second one was pathological atrophy. Physiological atrophy example था हमारा thymus and tonsils in adolescence. हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एक्चुअली शूट के डेट इज ऑफ पैथोलॉजिकल एट्रॉफी। तो इसे समझ लेते हैं, जो स्केलेटल मसल में होती है, कार्डियक मसल में होती है, सेक्स ऑर्गन में होती है, ब्रेन होती है। फर्स्ट अंडरस्टैंड स्केलेटल मसल। आपने देखा होगा अ डिजीज़ कॉल्ड MD, डेट इज़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ मसल अकर्स। हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं, दे एक्चुअली गेट डिक्रीज्ड इन साइज, जिसके वजह से पर्सन काफ़ी वीक हो जाता है। उसके बॉडी में मसल्स दिखते ही नहीं है, बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखती है। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल एट्रॉफी। सेकेंड वन इज़ ऑफ कार्डियक मसल। अब हम देखते हैं इसे, ये है हमारा प्यारा सा हार्ट। मान लो इसकी ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रही है प्रॉपरली, तो क्या होगा, धीरे धीरे द सेल्स विल स्टार्ट डाइंग और हमारा हार्ट साइज रिड्यूस होके इतना छोटा सा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डैट विल एक्चुअली कॉज एट्रॉफी, एंड द फैक्टर हियर इज was lack of blood supply, and thus it is a pathological atrophy if due to any abnormality हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है। हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है, मान लो क्यों, क्योंकि ये क्लॉट हो गया है, राइट। कोई भी आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गई, यहाँ पे ब्लॉक्ड हो गया है वेसल्स, तो इसके वजह से इसके पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा। तो फैक्टर हियर इज दिस कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड ultimately decreased blood supply, then that's why it's a pathological atrophy.
Now let's understand the concept what we have here for sex organs. हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ पे टेस्टिस होती है. There are various factors that ultimately cause this decrease in the size of testes. If this is the normal size of the testes, due to some factors, the size of the testes, due to some pathogenic factors, the size of the testes is reduced to this, and that's why this is the example of pathological atrophy. Similarly, what happens in female is, here we have ovary, right? So after menopause, the size of the ovary gets reduced, and it's an example of pathological atrophy. Last है हमारा brain. Let's take the example of Alzheimer's disease. What happens there is, लोगों की memory कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? Because it's a neurodegenerative disease, right? Neurodegenerative disease that is actually caused by the atrophy of the neurons. So ये हमारा atrophy वाला topic complete हो गया. Let's begin hypertrophy. What hyper means? The prefix here we have is hyper, which means excess. So what will happen here is, the cell size will increase, जिसके वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी के सेल्स में या ऑर्गन्स में इनलार्जमेंट हो जाता है. तो वेरी कॉमन एग्जांपल हम सभी देखते हैं हिपैटोमेगाली का. लीवर इतना सा से इतना सा हो जाता है इंक्रीज होकर. दैट्स बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी. अगेन what we have here is hypertrophy is of 3 types. The 2 types remain similar as the 2 types of atrophy. हमने देखा था कि atrophy में 2 टाइप्स है, वो 2 टाइप्स थे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल. तो हाइपरट्रॉफी में जो 3 टाइप है वो है, पहला फिजियोलॉजिकल, दूसरा पैथोलॉजिकल, और तीसरा है हमारा कंपनसेटरी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन. ये हमारा पहला, ये दूसरा और तीसरा. फिजियोलॉजिकल, सिमिलरली जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर से एसोसिएटेड हो, दैट इज बॉडी के नॉर्मल फंक्शन से एसोसिएटेड होगा, वो हमारा होगा फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी. जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी वर्कलोड हमारा बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारी क्या होगी, सेल साइज इंक्रीज होगी. जैसे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, जो लोग ज़्यादा जिम करते हैं, क्यों, उनकी बॉडी, उनके मसल मास ज़्यादा होते हैं. दैट्स द एग्जांपल ऑफ मस्कुलर हाइपरट्रॉफी. इंक्रीज इन बल्क ऑफ द स्केलेटल मसल दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. जिम वालों की बॉडी मास ज़्यादा होते हैं, और जो जिम नहीं करते उनके मसल मास कम होते हैं. सिमिलरली अनदर एग्जांपल दैट वी हैव हियर इज वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. क्या होगा, अगेन हम अपना एक हार्ट बना लेते हैं, प्यारा सा हार्ट. दिस इज़ द हार्ट. यहाँ पे होता है आर्टरियम, यहाँ पे होता है वेंट्रिकल, अगेन आर्टरियम, अगेन वेंट्रिकल. ये हमारा वेंट्रिकल मोर मस्कुलर होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरियम. आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि वेंट्रिकल का मसल जो होता है वो थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू एट्रियम. तो जैसे ही हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ेगी, हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करना शुरू करेगा, उस हिसाब से ये वेंट्रिकल और थिक हो जाएंगे टू increase the blood pumping efficiency. So that's actually cause ventricular hypertrophy. Now let's understand pathological hypertrophy. What we have in pathological hypertrophy, there will be some diseased factor that will be causing hypertrophy. Again here we have the example of ventricular hypertrophy. Don't confuse this with the previous example of our ventricular hypertrophy. This was ventricular hypertrophy that was due to exercise. एक्सरसाइज की वजह से क्या हुआ था, बॉडी की ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ी थी, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना था, तो उसने क्या किया, वेंट्रिकल्स को थोड़ा थिक बना लिया. ये अडेप्टेशन के थ्रू होता है. यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ डिजीज दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, विच इज़ वेरी फेमसली नोन एज हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. तो इस हाइपरटेंशन की वजह से क्या होती है, हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रॉफी हो जाती है. द वर्कलोड ऑफ द वेंट्रिकल्स एक्चुअली इंक्रीज. द थर्ड टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी दैट वी हैव इज कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी. कंपनसेट करने का मतलब क्या होता है, भरपाई करना, राइट. मान लो
ये हमारा बॉडी है, इसमें कोई भी चेंज हुआ है, ये चेंज जो था वो फेवरेबल चेंज नहीं था। इस चेंज को रिवर्स करने के लिए, इस चेंज की भरपाई करने के लिए देयर एग्जिस्ट सम अदर चेंज, राइट। तो दैट चेंज विल बी कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, द चेंज दैट occurs in order to compensate the loss or the dysfunction of another organ of the same type। एज्यूम करो एक इंसान है, उसने बहुत सारा जंक फूड खाया। एक्चुअली क्या हुआ, फिर उसके जंक फूड खाने की वजह से उसकी एक किडनी खराब हो गई। तो हमने क्या किया, उसकी एक किडनी को बाहर निकाल दिया और उस इंसान के पास बचा बस एक किडनी। अब इस किडनी बेचारे बचे हुए किडनी के पास तो बहुत सारा काम आ गया, दूसरा किडनी चला गया। अब दूसरे किडनी का भार भी हमारे इस बेचारे किडनी को उठाना पड़ेगा। तो ये किडनी क्या करेगी, अपनी सेल साइज इंक्रीज कर लेगी, दैट इज़ hypertrophy will occur, and that is actually nothing but the compensatory hypertrophy, that is दूसरे किडनी के फंक्शन को compensate करने के लिए this kidney has increased its cell size, so this is nothing but the compensatory hypertrophy। तो इससे हमारा हाइपरट्रॉफी का भी पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। सो एज ऑफ नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 सेलुलर अडेप्टेशन, दैट इज अट्रॉफी एंड हाइपरट्रॉफी। फटाफट से हम आगे का भी अडेप्टेशन प्रोसेस देख लेते हैं, दैट इज हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स। पहले क्या हो रहा था, सेल की साइज में इंक्रीमेंट हो रहा था या डिक्रीमेंट हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहाँ नंबर में चेंजेस आ रहे हैं। So now let's read the text. Hyperplasia is increase in the number of cells due to increased cell division। obvious सी बात है, जब ज़्यादा सेल डिवीज़न होंगे तभी सेल का नंबर इंक्रीज होता है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज एबनॉर्मल और अनयूजुअल प्रोलिफरेशन और multiplication of the cells due to constant cell division। hyperplasia results in gross enlargement of the organ। ultimately क्या होगा, इस hyperplasia की वजह से enlargement of that particular organ will occur। जस्ट एज आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ हेपेटोमेगाली। अगर ये हमारा लीवर है, इस लीवर के सेल्स फर्दर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, तो लीवर का क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा और हेपेटोमेगाली हो जाएगी। हाइपरप्लेशिया इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट सेल डिविजन ऑफ द नॉर्मल सेल्स ओनली। हाइपरप्लेशिया इज ऑफ 3 टाइप्स सिमिलर टू हाइपरट्रॉफी। अगेन वी हैव हाइपरप्लेशिया ऑफ 3 टाइप, दैट फर्स्ट वन इज ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया, सेकेंड वन इज कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया, and the third one is pathological hyperplasia। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया का एग्जाम्पल है, ये है हमारा अगेन एक यूट्रस। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, लेट मी यूज समथिंग एल्स। ये है हमारा यूट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है जो कि थिक हो जाती है, राइट। दिस इज द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम दैट्स गेट्स थिकेंड। और इफ दिस थिकनिंग इज अकरिंग हियर, हाउ डज इट अकरिंग बिकॉज ऑफ द proliferation phase of the menstrual cycle। so the endometrial cells, यहाँ पे हमारे endometrium के जितने भी cells होते हैं, they continue to divide and further thickens the endometrial lining। that this factor is actually a physiological factor because it is happening during menstruation, right। so that's why it's an example of physiological hyperplasia। another thing that we have is compensatory hyperplasia। let's read what's there in compensatory hyperplasia। compensatory hyperplasia is actually increase in number of cells in order to replace the damaged cell। that means to compensate something, the hyperplasia is happening। compensatory hyperplasia helps the tissue and organs in regeneration। this is the very reason कि हमारे बॉडी में compensatory hyperplasia का मैकेनिज्म हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में रीजनरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। रीजनरेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, लीवर में होती है। क्यों होती है वो आगे देखते हैं। तो लीवर में रीजनरेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब लीवर का एक पर्टिकुलर पार्ट को हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। तो क्या करती है हमारी लीवर सेल्स, उस रिमूव्ड पार्ट को फर्दर ग्रो करके एक
हमारा पूरा लीवर कंप्लीट कर दे। जैसे छिपकली की पूंछ होती है ना, छिपकली की पूंछ अगर पीछे से काट दो, राइट, इमेजिन दिस एज योर छिपकली, यहाँ की इसकी पूंछ को पीछे से काट दिया हमने, तो कुछ दिनों बाद इसकी पूंछ दोबारा ग्रो कर जाती है। सिमिलरली अगर हमने लीवर में कोई भी सर्जरी की है और मान लो उसका ये पार्ट रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, हमारे लीवर में हाइपरप्लेशिया होगा, डेट इज़ कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया होगा, और हमारा लीवर वापस से ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया में हमारे पास जो एग्जांपल है, दैट्स द एग्जांपल ऑफ जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की हाइट क्या होती है, जाइंट के जैसे हो जाती है। दिस इज़ मतलब बहुत बड़ा हो जाता है इंसान, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर, हाइपर सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स induces the hyperplasia that results in overgrowth of the body, and that's nothing but the pathological hyperplasia because it's a diseased condition, that is gigantism. The fourth adaptation technique that we have is dysplasia. We have read here hyperplasia, now we have dysplasia. Dys is again a negative prefix which means abnormal change in size of the cells, right? Plasia is associated with change in size or shape or organization of the cell. Dysplasia ऐसा कोई important topic नहीं है, you can actually skip this. This is very much similar to hyperplasia. Hyperplasia में क्या हो रहा था, सेल का नंबर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से ग्रॉस एनलार्जमेंट हो जा रही थी, और वही चीज़ हमारा डिस्प्लेशिया में भी होता है. सो this is nothing important in this. Let's move on to our next factor, that is metaplasia. Metaplasia is actually a condition that involves replacement of one type of cell with another type of cell. अभी तक जो हमने देखा उसमें क्या हो रहा था, एट्रॉफी में क्या हो रहा था, लेट्स रिवाइज. एट्रॉफी में क्या हो रहा था, सेल का साइज डिक्रीज हो रहा था. हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा था, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा था. हाइपरप्लेशिया में क्या हो रहा था, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा था. डिस्प्लेशिया वॉज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड विद मेटाप्लेशिया, सॉरी हाइपरप्लेशिया. नाउ वी हैव मेटाप्लेशिया. इसमें क्या होगा, एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा कन्फिगरेशन ही चेंज हो जाएगा, पूरा मामला ही बदल जा रहा है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं हमारा मेटाप्लेशिया में क्या दे रखा है. मेटाप्लेशिया इज द कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विद अनदर टाइप ऑफ सेल. अगेन इट्स ऑफ टू टाइप, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. तो पैटर्न देख रहे हो, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल तो सब में है. दो जगह कंपनसेटरी आया था, वो दो जगह कौन सी थी, हाइपरट्रॉफी में थी और हाइपरप्लेशिया में थी. इन दो जगहों पे कंपनसेटरी भी आया. अदरवाइज इन अट्रॉफी ऑल्सो वी हैड फिजिकल एंड पैथोलॉजिकल, इन hypertrophy also we had physical pathological, in hyperplasia also, and in again metaplasia also we have physiological and pathological. पैटर्न समझ आ गया. अब देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेसिया, अगेन एसोसिएटेड विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. तो हमारे बॉडी में जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे बॉडी में बोन्स के नंबर कम होता है. जब हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं, व्हेन वी ग्रो अप, तो हमारे बॉडी में बोन्स हमारे जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे बॉडी में बोन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, और वो जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस बोन होते हैं. जब हम बड़े हो जाते हैं, दैट एक्चुअली कार्टिलेजिनस बोन गेट ऑसिफाइड टू फॉर्म अ हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज़ एक्चुअली रिप्लेसमेंट, सम सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट. कार्टिलेजेस में क्या होता है, कार्टिलेज जो होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं दैट इज़ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स. ये कॉन्ड्रोसाइट सेल चेंज हो जाते हैं हमारे एक हार्ड सेल में, दैट एक्चुअली मेक आवर बोन वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इनफ. सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेशिया. नेक्स्ट वी हैव पैथोलॉजिकल मेटाप्लेशिया. पैथोलॉजिकल मेटाप्लेशिया में क्या है, इर्रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट ऑफ सेल ड्यू टू कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल स्टिमुलाई. तो पैथोलॉजिकल मेटाप्लेशिया में क्या होगा, सेल का रिप्लेसमेंट होगा बट ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ समथिंग हार्मफुल थिंग. फॉर एग्जाम्पल क्रोनिक स्मोकिंग.
स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दे एक्चुअली बिकम नॉन सीलिएटेड। इसके वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी एक्चुअली म्यूकस सेक्रीट नहीं कर पाता है। अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ स्मोकिंग एसोसिएटेड थिंग इज, स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर होता है। तो हमारी जो नॉर्मल सेल थी, स्मोकिंग की वजह से क्या हो गई, कैंसरस हो गई है। ठीक है, द स्मोकिंग हैज़ कॉल्ड आवर नॉर्मल सेल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू cancerous cells. What's the factor here is a pathological factor, that is smoking, and that's why this is an example of pathological metaplasia. So with this we come to the end of this छोटा सा topic of cell adaptation. I hope you like the video. If you like the video, do like, share and subscribe and share it with your friends. So मिलते हैं हम next video में। and also अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाओ फटाफट ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड अगेन वेरी थैंक यू सो मच। बाय बाय।